Good evening, everyone. All the panelists, attendees, follower on Facebook, all our well-wisher, follow on YouTube channel. I, Rajiv Parashar, personally welcome all of you on today's webinar, Timber and Technology Conclave, Part 1, powered by TrueBond Resin System. आज का जो टॉपिक है एग्रोफॉरेस्ट्री, फ्यूचर ऑफ पैनल इंडस्ट्री, सस्टेनेबल टिम्बर फॉर पैनल एंड फर्नीचर। तो हम लोग बात करेंगे कि हम जानते हैं कि टिम्बर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इट कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 70% शेयर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग एंटायर वुड पैनल प्रोडक्ट सच एज प्लाईवुड, ब्लॉकबोर्ड, फ्लश डोर, डेकोरेटिव विनियर, पार्टिकल बोर्ड एंड एमडीएफ। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी वन बाय वन हमारे जो पैनलिस्ट हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। सबसे पहले मौजबाग साहब को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हालांकि मौज भाई अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश। मौजबाग, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हंसूर प्लाईवुड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड and he has been experience of 55 years in plywood manufacturing, and his brand Hansfly is very well known brand in wood panel segment for plywood, blockboard, flush door and decorative veneer। और इनका काफी लंबा अनुभव है और इन्होंने मेलिया दुबिया को काफी कर्नाटका में प्रमोट किया है। क्रेडिट गोज टू हिम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेलिया दुबिया एज ए सुटेबल रॉ मटेरियल फॉर प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग। तो मौज भाई, आपका स्वागत है आज के इस पैनल में। आप ज्वाइन करेंगे, फिर आपसे हम सवाल करेंगे। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं, नेक्स्ट पैनलिस्ट, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आनंद अमरीक सिंह जी। ये भी काफी एक्सपीरियंस्ड, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन हियर इन प्लाईवुड इंडस्ट्री। ही इज द सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड प्रोग्रेसिव फार्मर्स। ही हैज बीन क्लोजली विटनेस्ड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लाईवुड इंडस्ट्री इन इंडिया। एंड इन्होंने अभी हैदराबाद में काफी अच्छा एग्रो फॉरेस्ट्री में वर्क किया है, फार्मिंग किया है और काफी सीनियर, काफी नॉलेज रखते हैं। आनंद अमरीक सिंह जी, आपका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। थैंक यू। अगले जो नेक्स्ट पैनलिस्ट मिस्टर एशी लक्ष्मणा, ही इज द रिटायर्ड IFS ऑफिसर, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। Graduating with the degree in agriculture, he started his career as an assistant conservator of forest in Mysore in 1962 and rose to the level of secretary to the government of Karnataka in 1990। इन्होंने काफी काम किया है एग्रो फॉरेस्ट्री पे और इन्होंने कई किताबें लिखी हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ಇದು ಯಾವತ್ತು ಈಗ ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು I welcome Mr. Lakshmana, I welcome you। Next I welcome Mr. HD Kulkarni। He is a forestry consultant, very senior person, retired as a vice president of ITC Limited, Paperboard and Specialty Division। He has been served several leading forestry institutes like FRI Dehradun, SFRI Jabalpur। काफी एक्सपीरियंस्ड, काफी नॉलेजेबल और एग्रो फॉरेस्ट्री में इन्होंने अभी एक बुक दिखाई जो सैंडलवुड से, चंदन की लकड़ी से प्लाईवुड कैसे बनता है, तो काफी इनका स्टडी है। तो हम उनके भी अनुभव को यहाँ पे लेंगे, शेयर करेंगे। मिस्टर कुलकर्णी, आपका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। जो अगले हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं मिस्टर RK छपरा जी, काफी एग्रेसिव पर्सन है। ये PCCF कम MD हैं हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, और इनका कंट्रीब्यूशन जो एग्रो फॉरेस्ट्री में काफी अच्छा रहा है। Presently, he is the member of expert committee under State Environment Impact Assessment Authority Haryana, which issues environment clearance of construction and industrial projects। तो काफी अच्छा इनका एक रोल है, कंट्रीब्यूशन है एग्रो फॉरेस्ट्री में। तो हम इनके भी अनुभव को यहाँ पे साझा करेंगे। मिस्टर RK छपरा, आई वेलकम यू। Another panelist, I welcome Mr. KT Parthiban। He is Dean of Forest College and Research Institute, Tamil Nadu।
He is teaching many graduate programs and PhD in forestry. He is pioneer in development of many variety of clones for agroforestry. Mr. Parthiban, I welcome you. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं डॉक्टर एसके नाथ जी. ये काफी लविंग, पैशनेट और बहुत सिंपल पर्सन है. इन्होंने ये एक्स ज्वाइंट डायरेक्टर इप्रिटी के रहे हैं एंड he was engaged in research of wood based panel products and development of adhesive for last 32 years. इन्होंने काफी प्लाईवुड की फैक्ट्री को विजिट किया है और काफी चीजें प्लाईवुड में इन्होंने बहुत क्लोजली वॉच किया है. तो ये बेटर तरीके से प्लाईवुड इंडस्ट्री की एक्चुअल नीड क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री और टेक्नोलॉजी में ही नाथ साहब एक्सप्लेन करेंगे. तो डॉक्टर एसके नाथ, आई वेलकम यू. द नेक्स्ट पैनलिस्ट, आई वेलकम मिस्टर नवल केडिया, very social person and the president of Federation of All India Timber Merchant Sawmillers and Allied Industry. He is the promoter of Hindustan Timber Traders, the Costa brand, जो कि plywood, blockboard, fish veneer और भी कई एक्जोटिक विनियर सेगमेंट में इनकी कंपनी है, जो इसके ये प्रोमोटर हैं. काफी सोशल हैं और टिम्बर और सॉमिलर्स और एलाइड फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए काफी ये काम करते रहते हैं. मिस्टर नवल केडिया जी, आई वेलकम यू. अनदर जो हमारे पैनलिस्ट आज के डेट में आज हैं, मिस्टर भगत द्विवेदी. ही इज द फाउंडर ऑफ द प्लाई रिपोर्टर मैगजीन, वेरी लर्नेड मैन and keep close eye on development and growth of wood panel industry and trade. He is postgraduate in statistics and he also studied in IPRIT Bangalore. Very technical person and always keen to the market development of industry, trade, product, raw material, everything. I welcome Mr. Bhagat Dwivedi for this webinar today. इसके बाद जो आज के जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आज का जो वेबिनार है, इसके जो स्पॉन्सर किया है, जो सपोर्ट किया है, ट्रू बॉन्ड. हम प्लाई रिपोर्टर की तरफ से ट्रू बॉन्ड टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, थैंक्स करेंगे कि उन्होंने इस कॉज को सपोर्ट किया है. और ट्रू बॉन्ड ने हाल ही में प्री प्रेसिंग टेक्नोलॉजी लॉन्च की है. प्री प्रेसिंग रेजिन डेवलप किया है जो यूएफ, पीएफ, एमयूएफ कैटेगरी में है, जो सभी तरह के टिम्बर से जो प्रोडक्ट बन सकते हैं, चाहे वो पॉपुलर हो, चाहे अल्टरनेट की प्लाई हो, चाहे वो इकोलिप्टस हो या कोई भी या मेलिया दोबिया हो. इनका प्री प्रेसिंग टेक्नोलॉजी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है. चूंकि आज का जो वेबिनार है वो एग्रो फॉरेस्ट्री पे है, तो कंपनी का ये कहना है कि अगर ट्रू बॉन्ड की प्री प्रेसिंग टेक्नोलॉजी अगर इंडस्ट्री अपनाती है तो एटलीस्ट 2% वुड को शेप किया जा सकता है. तो एक बहुत बड़ा कंपनी के तरफ से अचीवमेंट है जो वुड पैनल इंडस्ट्री के लिए इन्होंने डेवलप किया है. इसके अलावा जो ये हार्डनर भी बनाते हैं, हार्डनर में ये शटरिंग प्लाईवुड में जो अगर इनका हार्डनर यूज होता है तो इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ शटरिंग प्लाईवुड. डेकोरेटिव प्लाईवुड में ये स्पॉटलेस फिनिश भी के लिए हार्डनर इनका उपयोगी है. साथ ही वार्पिंग, बैंडिंग आदि के लिए भी इनका हार्डनर काफी अच्छा है. इनके जो प्रोडक्ट हैं, जो इनके एडिटिव्स हैं, वो यूएफ और पीएफ में बीआईएस स्टैंडर्ड का एडिटिव्स ये प्रोड्यूस करते हैं. ट्रू बॉन्ड एक उभरता हुआ ब्रांड है. हाल ही में इन्होंने कार्ब P2 यूएफ रेजिन लॉन्च करने के लिए मॉड्यूलर मटेरियल सिस्टम पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये प्रोडक्ट मार्केट में आएगा. इनके प्रोडक्ट को यूज करके एक्सपोर्ट क्वालिटी प्लाईवुड का उत्पादन भारत में किया जा सकता है. तो काफी कंपनी डे टू डे ट्रू बॉन्ड ग्रो कर रही है. हम प्लाई रिपोर्टर की तरफ से इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए ट्रू बॉन्ड टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. मैं अपनी टेक टीम से आग्रह करूंगा कि ट्रू बॉन्ड का एक वीडियो है वो कृपया चलाएं. टेक टीम.
थैंक यू टीम एंड थैंक यू अगेन ट्रूबॉन्ड। अब हम शुरू करते हैं आज के इस वेबिनार को और मेरा पहला सवाल है, हम चाहेंगे सर कि हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि अगर हिंदी में कम्युनिकेशन होगा तो हम लोग 100% कवरेज कर लेंगे, क्योंकि हमारा नॉर्थ इंडिया और काफ़ी जो और भी इंडस्ट्री में लोग हैं, हिंदी काफ़ी पहुंच जाएगी। अगर हम लोग इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे तो 30-40% तक ही पहुंच पाएंगे, हमारा कम्युनिकेशन पहुंच पाएगा। अगर कोई मेंबर सिर्फ अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो हम उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको ट्रांसलेट करें। वी विल ट्राई टू ट्रांसलेट दिस इन हिंदी सर। सो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आनंद अमृत सिंह जी से करूंगा। सर आनंद जी, 96 में सुप्रीम कोर्ट ने टिम्बर कटाई को बैन लगाया, यानी कि ऑलमोस्ट 34 इयर्स हो गए। जो एग्रो फॉरेस्ट्री है का डेवलपमेंट इसी 34 इयर्स में हुआ है। तो सर हम लोगों ने कितनी अपनी जर्नी तय की ताकि हमारा जो वुड पैनल प्रोडक्ट्स को जो रॉ मटेरियल मिल रहा है उसकी कितनी जर्नी हमने तय की और कितनी जर्नी तय करनी बाकी है, उसका क्या ड्यूरेशन होगा 34 इयर्स, और आगे का जो ग्रोथ है उसको आप कैसे मेजर करते हैं? आनंद जी अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। यस सर। सर आपने क्वेश्चन तो समझा ना? मैं समझ लिया। Yes. मुझे इस चीज में ये बोलना है कि जिस वक्त 96 में बैन आया, आज तकरीबन 24 इयर्स हो गए, उसके बाद एकदम ये वैक्यूम हो गया। उस वक्त जो भी टिम्बर अवेलेबल थी वो नॉर्थ इंडिया में थी। क्रेडिट गोज टू विमको एंड आईटीसी फॉर पॉपुलर एंड द यूकलिप्टस। तो प्रैक्टिकली फ्रॉम पैनल प्रोडक्ट इंडस्ट्री से कोई लिंकेज नहीं था, लेकिन उसको मौका लेके उसको लिया और उसका एडवांटेज लिया। मुझे सिर्फ इसमें क्या नहीं, ये जो दोनों टिम्बर हैं आइडियली ये प्लाईवुड वैरायटी की नहीं है, स्पेशली जो है यूकलिप्टस। और इसमें जो अगर इसको एग्रोफॉरेस्ट्री को रियली हमने डेवलप करना है, उसका मेन चीज है एटलीस्ट 30% टिम्बर शुड बी फेस क्वालिटी, रेस्ट शुड बी कोर क्वालिटी। उसमें भी आप क्या है कि जो नॉर्थ इंडिया में भी जितना भी चल रहा है, ये मैं बोलूँ लोअर हैंड की एप्लीकेशन के लिए है, जैसे कि जा रहा है फर्नीचर के लिए, पैकेजिंग के लिए। कुछ रिसेंटली वो ट्रांसपोर्ट इसको चालू किया हुआ है उसमें अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, लेकिन उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इनको हमें कवर अप करनी है। अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचना है, इन सब चीज़ों को मॉडिफाई करना है। कितना एक इंडस्ट्री कर सकती है, तो मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो टिम्बर्स हैं पॉपुलर और यूकलिप्टस, इससे आप जो हैं ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे, इसमें लिमिटेशंस है। एक जो टिम्बर रिसेंटली मिलिया दुबिया का है, इसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसकी साउथ इंडिया में अभी ज़्यादा किधर भी चला है। साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है उनसोर प्लाईवुड में, जो कि फेस भी कर रहे हैं, कोर भी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 60-70% प्रोडक्शन जो उनका है वो है। लेकिन अभी जो कुछ दिनों से हम ये पैनल में डिस्कशन कर रहे हैं, यह प्रॉब्लम आ रही है कि इसका रोटेशन क्या होना चाहिए। हम लोग जो बात करते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का हमें ख्याल ही नहीं है, ना कि इसमें लिंक कर रहे हैं इंडस्ट्री से। आज जो पीलिंग लेस से हैं, जो पहले से होती है हमारे टाइम में, मुझे याद है कि राउंड अबाउट इन 60s पीलिंग लेस आई सी क्रिमोना से, जिसमें बाई एक्चुअल स्पिंडल्स आए थे। उसी में जो 3 स्पिंडल होते थे ऑटोमेटिकली कर सकते थे। खाली 3 इंडस्ट्रीज ने की थी। एक तो मिस्टर कादरगुड़ी साहब ने वेस्ट इंडिया प्लाईवुड में, दूसरा जलान साहब ने अरुणाचल में, तीसरा अपना वेस्ट किट प्लाई में। उसके बाद किसी ने कोई नहीं ली। और जो भी अब तक मैनुअल चल रहा था, कुछ टाइम से स्पिंडल लेस लेस आई हैं, जिसमें कि रेस्ट रोलर कंप्लीट कम हो गया है।
लेकिन उसमें थिकनेस वेरिएशन बहुत आई थी। लेकिन रिसेंटली जो मेरे लेथ्स आई हैं इसमें स्पिंडल लेस, वो 4 फुट में भी आई है, 8 फुट में भी आई है, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट है और काफी थिकनेस वेरिएशन जो क्लोज हो रही है, जो हो गए थे तो काफी कंट्रोल हो रही है। मुझे कहने की यही है कि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट बैन का पड़ा, sudden there was an increase in the import of the timbers, both for the Okay. panel product industry as well as for packaging as well as for construction purpose also. And this has been, ये जो हमारे नेशनल एक्सचेकर पर बिग ड्रेन था, तो इसलिए कुछ लोगों ने, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस एग्रो फॉरेस्ट्री में 10 साल का है, प्लाईवुड इंडस्ट्री में 60 साल का है, लेकिन मैंने इसको एज ए सारा पैशन के साथ लिया हुआ है। तो मुझे आज इसकी पूरा एहसास है, मैं जो बोल रहा हूँ कि ये टिम्बर है लॉट ऑफ प्रॉमिस, लेकिन इस टिम्बर में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। जैसे डॉक्टर पार्थिव है इधर, वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, अगर इसकी थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ जाए क्लोन की वजह से या किसी दूसरे तरीके से, जो शायद इन्होंने कुछ काम किया भी हो, तो इट कैन हेल्प द इंडस्ट्री अ लॉट। फिर दूसरे हमारे साथ यूकलिप्टस और मिलिया दुबिया। मिलिया दुबिया, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिया दुबिया। Yes, yes. Because Yes, I won't talk much about poplar and eucalyptus, क्योंकि ये टिम्बर मैं गिव द टोटल क्रेडिट टू ITC एंड विप्को। हमारी स्पाइनल प्रोडक्ट इंडस्ट्री का कोई इसमें योगदान नहीं है। और आज भी जिस तरह पेपर मिल एग्रो फॉरेस्ट्री को डेवलप करने के लिए योगदान कर रहे हैं, मैं प्लाईवुड इंडस्ट्री से हूँ, काफी सालों से कनेक्टेड हूँ, मैं अफसोस के साथ कहता हूँ तो वो लीकेज अभी तक डेवलप नहीं हुआ। सर जी सर, कहने का अर्थ यह है कि पिछले 24 साल में जो भी टिम्बर डेवलप हुआ, चाहे वो यूकलिप्टस है, पॉपुलर है और मिलिया दुबिया रिसेंटली है, अभी इंडस्ट्री के पास कोई भी कंफर्म सुटेबल टिम्बर प्लाईवुड के लिए नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये मिलिया दुबिया के आने से एक रे ऑफ होप है। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। मिलिया दुबिया, मिलिया की जो रे ऑफ होप है, तो जैसे कि काफी लोग बोल रहे हैं कि मिलिया दुबिया की अगर फेस के लिए तभी सूटेबल है अगर इसकी गर्थ जो है 5 फीट की या उससे अबव हो, उसके लिए बड़ा लंबा ये पीरियड चाहिए। कारण क्या है कि आज जैसे आपने लिखा सस्टेनेबल सप्लाई से टिम्बर फॉर दी प्लाईवुड इंडस्ट्री, अगर जो उसको ग्रो कर रहा है वो सस्टेन नहीं कर सके, वो जिंदा नहीं रहेगा, तो टिम्बर कैसे सस्टेनेबल मिलेगी। मेरा मतलब ये है कि फार्मर का, जब तक फार्मर को राइट प्राइस नहीं मिलती, आज भी जितना भी मिलिया, इस पर आएंगे सर, फार्मर वाले पॉइंट पर हम अभी आएंगे। नाउ हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जो अल्टरनेट अभी जो टिम्बर लास्ट 24 साल में एग्रो फॉरेस्ट्री में जो टिम्बर आए, जो वुड पैनल इंडस्ट्री इंडिया का जो यूज कर रहा है, वो है पहला पॉपुलर, यूकलिप्टस और रिसेंटली डेवलप मिलिया दुबिया। आपका कहना है कि जो पॉपुलर और यूकलिप्टस है नटसेल में, वो सुटेबल क्वालिटी नहीं है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी का लोअर एंड एप्लीकेशंस के लिए, नॉट फॉर द हायर एप्लीकेशंस। अच्छा, इसके लिए हाँ, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए पॉजिटिव है। यस 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 यस। अब क्या है कि एक प्रथा चल रही है इंडिया में शुरू से कि वाइट प्लाई जो होती है वो कच्ची होती है, लाल प्लाई जो होती है वो पक्की होती है। तो इसी की वजह से जो इंट्रोडक्शन हुआ यूकलिप्टस का, उसी की वजह से हुआ, थोड़ा वेट देने के लिए हुआ। हालांकि जो यूकलिप्टस मैंने सीया है उसके बाद काफी इंप्रूवमेंट है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट अप टू द मार्क। दूसरी टिम्बर जो मैं देख रहा हूँ जो बहुत हमको मुझे एटलीस्ट उत्साहित कर रही है, और जो डॉक्टर नाती मुझसे एग्री करेंगे, वो है लंबू टिम्बर। लंबू टिम्बर की डेंसिटी जो है वो हाई है, लेकिन लंबू टिम्बर का फेस वीनियर का स्कोप बहुत लिमिटेड है। ये कोर के लिए रेडिश कलर है, ये पूरी प्लाई जो बनती है हाई स्ट्रेंथ की प्लाई बनेगी, उससे जो है कल जाए, जो है कि एक अच्छी क्वालिटी की प्लाई जाएगी जो कि थ्रू आउट इंडिया में जा सकती है। आज अनफॉर्चुनेटली क्या प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्थ इंडिया 70-80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्लाईवुड बन रही है,
लेकिन उनकी मार्केटिंग कमजोर होने की वजह से वो बेच नहीं सक रहे। वो क्या हो रहा है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनसे खरीद के अपने डिफरेंट जो आप अम्ब्रेला में डिफरेंट ब्रांड से बेच रहे हैं एट हायर प्राइस। तो मेरी गुजारिश नॉर्थ इंडिया की अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है कि अभी जिस तरह उन्होंने फिल्म फेस शटरिंग प्लाईवुड में आके थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया है, हालांकि उसमें बहुत कुछ बाकी है, ये भी इनिशिएटिव लें कि ये जो है फ्रॉम फर्नीचर प्लाईवुड या पैकेजिंग प्लाईवुड से निकल के थोड़ा स्ट्रक्चर स्टाइल में हाई डेंसिटी में आए, जिससे कि वो नॉट ओनली जो करेंगे जिससे कि देश का भी भला होगा और दूसरों का भी फायदा रहेगा। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर नाथ से मैं जानना चाहूंगा, डॉक्टर नाथ, सिंह साहब ने कहा कि यूकेलिप्टस आर पॉपुलर। आपने नॉर्थ इंडिया में काफी वर्क किया है और काफी आपने फैक्ट्री विजिट किया है, आपका क्या व्यू है? क्या पॉपुलर और यूकेलिप्टस अच्छी क्वालिटी को प्लाईवुड बनाने के लिए सुटेबल नहीं है? आपका क्या व्यू है डॉक्टर नाथ? Yes. See, poplar and eucalyptus, both the timber has never been tried extensively for plywood making till 1996, when there was a abrupt ban on forest felling in Northeast. There was a big vacuum in the market, no plywood. Then the whole industry searched for where is the timber, and it was found in Northwest, poplar and eucalyptus. These timber were raised for different purpose. Wimco for mastic, ITC for paper, not for plywood. So timber were there, we were asked to work with, or the plywood industry themselves worked, try to make plywood out of it. Earlier also, before that, there were stray distribution of some plywood in this area. In Punjab, I have seen one plywood. In Bareilly, where poplar was there, they used to make very low grade plywood out of this. Now, when there was a vacuum in the market, people started the combination of these two. These were never meant for making plywood, but had to make plywood because no timber was there. Now the problem is with these two species is that, see, the quality of plywood, what we say, is rated by the Indian standard. How the standard were made? The standard were made from the outcome of the result of test result of plywood, which were made from age-old, very old grown timber from the natural forest. Those are the test results which were taken as standard of plywood by the Indian standard specification. Now, coming to poplar and eucalyptus and the quality of plywood made out of it, they never made this standard. But we have no other alternative but to accept whatever it is. We had to. तो सर अभी कोई अल्टरनेट डेवलप हुआ? Any alternate developed right now? Not in a massive way. Not in a massive way, because we are talking about so many other species. Okay, out of that now, for the last 2.5 months, we are discussing about Melia dubia. But where is the quantity? People are talking that there should be phased out of it. Yes, in EPT we have worked out it. Yes, if it is 12 years or more old timber is there, it can be peeled into timber. But certain species are there which we have worked, but these are available in very limited quantity. I give an example. See, there is a species called local name is Lambu. I think Mr. Anand was mentioning about it. These species is very advantageous in the sense
that is density. About recently, even day before yesterday, I had doubt whether the density can reach. So I asked one of my students to verify it. 6 to 7 year old Lombu attained a density of 0.6. Okay, this is very suitable species. Even we tried in factory Lombu Kadam combination. Okay, the plywood density can reach about 700 kg per cubic meter. We need, in addition to low density species, Meliadubia we are talking, Kadam we are talking, poplar is already there. Okay, in addition to this, we need some high density timber instead of eucalyptus. Eucalyptus, for its inherent defect, your rough surface, dead and leaf knots, then very cross grain, very difficult to dry, drying degrade is very high. It never gives a smooth surface on making plywood. So it's not that a very suitable species for making plywood, but we are bound to use it because Indian plywood, a market demand is that it should have some minimum weight. If you take, it's a 12 mm 8x4 plywood. If you give 18 kg plywood, there is no buyer. It has to be minimum 24 kg. Where you gain the weight? It's not simply by compression. You have to get timber which have high density. So we need some timber like Lombu at the moment. And density is one property of the wood. That is the total quantity of wooden material per unit volume that has to make into plywood that dictates lot of properties of the plywood. Your bending strength. So sir, Dr. Nath, Yes. हम आपको रोकेंगे. मतलब हम Yes. कंक्लूड किए. जो पहला सवाल है, my first question was कि 24 years में 96 के बैन के बाद अभी भी हम वही स्टेज में हैं, क्योंकि टेक्निकली आनंद जी और आपके हिसाब से जो अभी डेवलप पॉपुलर एंड यूकेलिप्टस है, वो इंटीरियर ग्रेड जो फर्नीचर ग्रेड प्लाईवुड है, जो अच्छी क्वालिटी के प्लाईवुड के लिए सूटेबल नहीं है. और मेलियाडुबिया अभी है नहीं, लंबू का अवेयरनेस है नहीं, तो फिर हम वही 24 साल पीछे हैं. यानी जर्नी अभी कहने का मतलब कि एग्रो फॉरेस्ट्री की शुरू हुई है. मिस्टर पार्थिबन is here. I'm here. Yeah, Mr. Parthiban, Yeah. you are the dean in a forestry college. What is the actual difference between the quality, I can say the density, I can say the strength of eucalyptus versus Melia-dubia? I got your point, sir. Yes, sir. First of all, let me, more than a dean, I am working closely with all wood-based industries for the last 20 years. Yeah, great, sir. Great, sir. And my plywood association is last 7 years, predominantly with the Sharan and Century Ply. So we are looking for always alternate to eucalyptus. That's the one system. That's the one system. And for all the panelists and all the participants who are listening to us, we are promoting Melia-dubia, Tunas ciliata, Swetchinia macrophila, Craya senegalensis across Tamil Nadu, across South India as an alternate plywood species for which the quality grades have been, rotation has been fixed, the varieties have been identified, and the size, the technical specification, size is also now standardized. These are all tested in association with Century Plywood through R&D part. Century Plywood funded on us to do R&D, and we have developed a variety. Those varieties are now, given to farmers through a contract farming approach. Now Melia-dubia is under contract farming, Swetchinia macrophila is under contract farming, Tunas ciliata under contract farming, and Kadam Eulomarchia Kadam is also under contract farming, exclusively for plywood industry. And one is for both for core veneer and face veneer. That's a one system. And we are promoting this contract farming in a consortium approach, where I'll be participating as an institute, technological support. Industry will be there to provide marketing and transport support, and farmers will grow, ensuring everything. And first time we are also introducing insurance also for plywood species. That's all. We are doing in a consortium approach that is called Consortium of Industrial Agroforestry. As far as quality difference is concerned, Melia-dubia is a low density to medium density wood.
If you take the density of Melia dubia, it varies right from 375 kg per cubic meter up to 525 kg per cubic meter. That's the range. When you compare this with eucalyptus, it goes up to 650. That's the range. So since How to high find the range, sir? How to identify the range? Which one? Melia dubia range of density is it depends on the life of timber or what? It's not only life of timber, sir. You know, we fixed the average age of 4 to 5 years for harvest for core veneer. That is what we have fixed, 4 to 5 years. Within that 4 to 5 years, there exists variability among the clones. There exists variability among the existing genetic resources in terms of density. That density we are now identifying. That's the reason for low density, even we are promoting this for a specialty paper like tissue paper or a sanitary napkin filter paper. For a medium density, anything more than 450 up to 550, that range we are looking for a core veneer. Anything more than 525 up to 600 we are looking for. That depends on the age and the circumference. If the wood is more than 30 inches girth, that is giving more than 550 kg per cubic meter. That is amenable for not only for core but also face veneer as well. That is also tested now. That face veneer also now promoting through a contract farming for Melia dubia with a higher girth circumferences with a higher prices as well. So this density variation occurs normally. My experience for the last 15, because we work with Melia dubia right from 2004 onwards. Initially, we have started Melia dubia for paper industry. During the period, we have translated to plywood industry. That's the system. So our idea is very, very clear. This Melia dubia, it cannot 100% replace the 100% core veneer. It can be a supplement for core veneer. It can be supplemented. It can be supplemented up to 30 to 40% along with either eucalyptus or any other species of with a high density. That's the range. Great. So there is a importance of eucalyptus as well. Great. True, sir. Without eucalyptus, exclusive Melia based plywood, I think maybe industry have to come with a specialty products. Specialty products. Very right. So in future, sir, we see the wood panel cluster in Tamil Nadu as well. Seeing you are working in this direction. Thank you, sir. Since you have asked, I am very clear. You know, you take Tamil Nadu alone, we have estimated what is the wood required for Tamil Nadu for plywood industry, for timber industry, paper industry, packing case industry, biomass power industry. These are the robust industries. We have estimated anything between 60 lakh tons to 85 lakh tons of wood needed annually for the whole state of Tamil Nadu. And the timber, 70% is imported to India. You know, we are export. Once the Tamil Nadu timber is known, and next to Nilambur and Puni division, Tamil Nadu timber is known. Today, I don't have Tamil Nadu timber. I have Ghana timber, South African timber, Costa Rican timber, and Colombian timber. Now today, we are also into the timber cluster, promoting teak clone-based timber production. Again, this is again in association with wood-based industries. We have tied up with one of the largest timber industry in South India, Suresh Timbers, where their annual requirement is 2 lakh ton. Annual requirement of 2 lakh ton. For which we are promoting teak-based agroforestry through a consortium approach, where the industry have specified sizes 24 inches and above, 30 inches and above, 36 inches and above, 48 inches and above. For each and every girth classes, we are assuring prices to the farmers. You can say that alternate with eucalyptus and Melia dubia can produce high quality plywood. That is what, sir. That is what. In association with this, along with your adhesives, like whatever, because you know the adhesives, those industries, those who are using adhesives, that also matters. Along with the panels, the chemicals which are used for bonding is also very, very important. So I pursue Melia negative, eucalyptus positive, negative, positive, negative, positive. I think that can be a best alternate. If not 20 today, I am associated with the 7 plywood industry. We are blending maximum 20 to 30% of blending now, and this we are wanted to increase to 50%. That means out of eight sheets, 4 sheets will be Melia, 4 sheets will be eucalyptus. That's the target which we are looking into it. And over and above, I am now developing another variety, and that variety, high density variety. So low density Melia, high density Melia. It will take another 2 years to get it tested. Great, sir. Thank you. Very, very nice view, sir. I come to Mr. Sapra. सपरा जी, आप नॉर्थ इंडिया में काफी काम किया है आपने हरियाणा के फॉरेस्ट कारपोरेशन के आप एमडी रहे हैं
और जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया आज के डेट में कंट्री का 60% अप्रॉक्स नीड को पूरा करता है प्लाईवुड और पैनल प्रोडक्ट्स में। और नॉर्थ इंडिया में आज के डेट में पॉपुलर और यूकलिप्टस ही है। तो आप कब तक देखते हैं कि मेलिया दूबिया भी नॉर्थ इंडिया में पहुंचेगा, और क्या मॉडल है वर्किंग का, क्या चल रहा है? मीलिया डूबिया नॉर्थ इंडिया में पिछले 15-20 साल से है, और जो प्रेजेंट यूज है इसका एज ए इंफीरियर टिम्बर है, जो कि मोहाली की मार्केट है, वहां खूब यूज हो रहा है। बट इसका लार्ज स्केल अडॉप्शन अभी तक नहीं हुआ है, ना ही इस स्थिति में होगा। इसके दो कारण है कि एक तो रोटेशन 10 साल है जो कि फार्मर को सूट नहीं करता, दूसरा इसका प्रोडक्टिविटी कम है। ये आपका सीड ओरिजिन का यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं आपके हरियाणा पंजाब में, वेरिएबिलिटी है, इसका से प्रोडक्टिविटी कम है। तीसरा रेट कम है। मैंने आज ही बात किया इंडस्ट्री वालों से, मीलिया डूबिया का जो रेट है वो पॉपुलर से कम है, रेट भी कम है, प्रोडक्टिविटी भी कम है, रोटेशन भी ज्यादा है। आई एम ए फार्मर, व्हाई शुड आई प्लांट? मैं तो नहीं लगाऊंगा अनलेस अंटिल आई गेट बेटर रिटर्न। कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? ये ठीक ऐसे होगा कि आपको उसकी ये ट्री इंप्रूवमेंट पे काम करना पड़ेगा जिससे कि उसका प्रोडक्टिविटी बढ़े, दूसरा उसका रोटेशन कम हो, तीसरा आपको बताएंगे कि जब ये आपका शुरू हुआ था 96 के बाद, हमारे मिस्टर हारा थे जो कि पायनियर फार्मर है पॉपुलर के, 10 साल में काटते थे और उनका एक पेड़ 1 टन का होता था। जब इंडस्ट्री ने अपना मशीनरी को अपग्रेड किया, क्योंकि मटेरियल मार्केट में नहीं था बड़े साइज का, फार्मर लगाता नहीं था, तो इंडस्ट्री को अपना जो मशीनरी है वो अपग्रेड करना पड़ा जिससे कि लोअर साइज का मटेरियल दे कैन यूज इट। तो उसके बाद मार्केट में रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी बढ़ा और हारा साहब अपना मटेरियल बेच नहीं पाए मार्केट में, उनको रोटेशन कम करना पड़ा। तो इट इज ओनली मार्केट डायनामिक्स विच डिसाइड कि क्या उगेगा और कब कटेगा। ग्रेट सर। अब हमें फार्मर के एंगल से सोचना है, हमें फार्मर के एंगल से सोचना है कि फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज ही कंपेयर विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स आल्सो। पीछे एमएसपी बढ़ा तो उसी फार्मर ने यूकलिप्टस और पॉपुलर लगाया काट दिया, बिकॉज उसको ज्यादा इनकम शुगर केन से और एग्रीकल्चर क्रॉप्स से होने लगी। जब रेट बढ़ा अगेन ही के। ग्रेट सर। अब मैं मिस्टर एचडी कुलकर्णी साहब से पूछना चाहूंगा सर, जो ये सबसे बड़ी चैलेंज है, फार्मर्स को उसकी कीमत सही नहीं मिल रही है प्रोडक्ट की, और नॉलेज की कमी है। छपरा साहब ने बताया कि मिलिया दुबिया नॉर्थ में पहुंचा है लेकिन वो पॉपुलर से भी सस्ता है। सर आप आईटीसी में काफी सीनियर पोस्ट पे रहे हैं, आईटीसी का मॉडल क्या है? क्या था आईटीसी का मॉडल, और क्या हम वुड पैनल इंडस्ट्री के लोग, जो इंडस्ट्री है या वुड पैनल इंडस्ट्री को जो फीड करते हैं, जो प्लांटर्स हैं, वो आईटीसी मॉडल को कैसे अडॉप्ट करें कि आईटीसी जैसे ग्रोथ कर रही है, जो उसका टर्नओवर बढ़ रहा है, जो प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो हमारी इस सेक्टर को भी फायदा हो। मिस्टर एचडी कुलकर्णी सर। यस सर, थैंक यू सर। पहले तो ये जो वेबिनार का टाइटल है उसमें एक वर्ड फ्यूचर है, तो फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बात करनी है मुझे और प्लाईवुड इंडस्ट्री। आपने कहा कि आईटीसी का मॉडल क्या था, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं प्लाईवुड को कहना चाहता हूं कि पेपर इंडस्ट्री में क्या किया कि पहले इनको वुड चाहिए था, पहले तो जंगल से जो भी मिल रहा था बैम्बू वगैरह वो यूज कर रहे थे, बट प्रॉफिट नहीं बना रहे थे। तो उनको ये लगा कि नई स्पीशीज आनी चाहिए जो एक्सेप्टेबिलिटी हो और कंपनी की एक्सेप्टेबिलिटी हो। तो फर्स्ट फेज उन्होंने क्या किया, एक R&D मैनेजर को अपॉइंट किया। अपॉइंट करने के बाद उनके मीटिंग जब हुए तो ये कहा गया उसको कि भैया हमको तो स्पीशीज चाहिए, इंडियन स्पीशीज दो, यूकलिप्टस का तो ऐसा है बहुत सा कुछ नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो गया, आप देखो। तो हमने इंडिजिनस स्पीशीज पे भी ध्यान दिया और यूकलिप्टस पे भी ध्यान दिया। तो रेंट्री, काइडिया कैलिसिने, ऐसे जो भी फास्ट ग्रोइंग कदम, ऐसे कुछ झाड़ भी शुरू करें, और उसके साथ में ये भी यूकलिप्टस, कैजुरिना और सुबाबुल का प्रोग्राम भी हाथ में लिया। तो जो भी लेते थे हम पहले वुड कंपनी को दे देते थे, उसको टेस्ट किया जाता था सेंट्रल लेबोरेटरीज में
और वो एक्सेप्टेबिलिटी होने के बाद प्रोग्राम आगे बढ़ा। तो मेरा एक सबमिशन प्लाईवुड इंडस्ट्री को ये है कि भैया आपको पहले तो चॉइस ऑफ स्पीशीज कर लीजिए, और लिटरेचर में जैसा नाथ साहब ने कहा कि नेचुरल फॉरेस्ट में झाड़ जो भी है इंडियन स्पीशीज को उसको कन्वर्ट करके प्लाईवुड बनाया गया, ऐसा स्टैंडर्ड्स भी हो गए, बहुत बढ़िया बात है। तो उसी को लेकर के हम एटलीस्ट जो हमने कॉन्सेप्ट नोट में लिखा था 22 स्पीशीज हमने नैरो करे थे, -3 करने से करीब करीब 18-19 स्पीशीज इंडिजिनस स्पीशीज के ऊपर हमने प्रपोजल दिया था कॉन्सेप्ट नोट में। उसमें से सिर्फ 5 ही ले लीजिए। उसमें तो मेरे को बहुत खुशी है कि खाया सेनेगलेंसिस की बात हो रही है अभी। तो मैं सोचता हूं कि खाया सेनेगलेंसिस इज द आंसर फॉर प्लाईवुड इंडस्ट्री। उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, उसकी डेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं, उसका रोटेशन भी कम कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है वो स्पीशीज में, क्योंकि उसमें वाइडर वेरिएशंस है, ये बात है। सेकेंडली, जब आईटीसी ने शुरू किया, पहले तो प्रोग्राम 3-4 साल तक के ऐसा R&D में रहा, तो ग्रोथ देखते रहे कैसा होगा, कौन सा लेंगे, क्या करेंगे। यूकेलिप्टस में भी इतने क्लोन, 108 क्लोन में कौन सी क्लोन लेनी है, तो ये सब शुरू हो गया, हाइब्रिड्स बनाए। तो यूरोग्रांडिस बोल के हाइब्रिड आया। जैसे आप कह रहे हैं ना कि यूकेलिप्टस इज बैड, नो इट इज नॉट बैड। आपको जो चाहिए वैसा झाड़ आप कर सकते हैं, वैसा हाइब्रिड आप डेवलप कर सकते हैं। और मेरा सिंपल, मैं तो प्लाईवुड इंडस्ट्री में ज्यादा दिन नहीं रहा और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ही लिमिटेड है। वो लिमिट में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एवरी स्पीशीज हैज इट्स ओन लिमिट। गॉड हैज मेड एवरीवन विद द लिमिट। वो लिमिट क्रॉस ही नहीं कर सकते। वो लिमिट के अंदर ही जो मिलता है उसी से हम खुशी से उसको इंप्रूव करें, यूज करें, दैट इज वन थिंग। और मेरा जो यूकेलिप्टस के बारे में बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो क्या, मैं इथोपिया जाता हूँ, वो प्लाईवुड इंडस्ट्री है, उन्होंने ट्री इंप्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। केनिया को जाता हूँ, प्लाईवुड इंडस्ट्री है, वो भी ट्री इंप्रूवमेंट है। तंजानिया में जाता हूँ, ये तीनों का मैं एक छोटा एक मिनट में शेयर करता हूँ। इथोपिया में यूकेलिप्टस ग्लोबुलस माइल्स टुगेदर लगाया है, और उनको गवर्नमेंट को भी चाहिए ताकि वो लकड़ी का यूज हो जाए और कुछ तो इंडस्ट्री बने। तो गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव था, हमको बुलाया गया था, हम जा करके आए। अब बहुत से लगे हैं यूकेलिप्टस यूज ही कर रहे हैं, यूकेलिप्टस ग्लोबुलस यूज कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी प्लाई बना रहे हैं। उसकी डेंसिटी वेरी हाई है, 7 के ऊपर जाती है कभी कभी। तो ये बात है यूकेलिप्टस ग्लोबुलस का। ये तंजानिया, ये इथोपिया में हुआ। केनिया में तो बढ़िया चीज है। केनिया में यूकेलिप्टस ग्रैंडिस इज दी स्पीशीज, इतना बढ़िया है, उसका भी डेंसिटी 6 to 7 है और वो भी 6 साल में आ रहा है। उसके बाद में उनके साथ में वो कोम्बो प्लाई बनाते हैं। उसमें क्या है कि पाइन है, उनके पास पाइनस पैटुला लगा है, इतना लगा है, माइल्स टुगेदर लगा है, पाइनस पैटुला और ये ग्रैंडिस, बढ़िया प्लाईवुड बना रहे हैं। और इसके बाद में तंजानिया में प्लाईवुड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्रीज है, यूकेलिप्टस टेक्यूमुनाई बोल के एक नया स्पीशीज हाइब्रिड है, क्या बढ़िया ग्रोथ है, क्या है, वो तो पूरा एक ही स्पीशीज से बना रहे हैं प्लाई वगैरह। तो हम लोगों को सीखना चाहिए कि हमारे पास इतनी वेरिएबिलिटी है, इतना स्पीशीज है, उनके भी एक्सपीरियंस लेना है। अब ये नहीं कह सकते कि हम यूकेलिप्टस यूज कर रहे हैं वो यूकेलिप्टस मैसूर गम या टेरिटिकॉन या कमाल्डोलेंसिस है। हमारे पास ग्रैंडिस ज्यादा लगता नहीं है इधर उधर। अगर ग्रैंडिस लगाने शुरू करेंगे तो पेपर मिल बड़ी खुश हो जाएगी, सब तरफ लगना चाहिए। तो मेरा एक सबमिशन है, यूरो ग्रैंडिस हाइब्रिड लगा लो, जो भी पेपर इंडस्ट्री ने बनाया है, उसकी सूटेबिलिटी देख लीजिए, कर लीजिए, ये है। तो मेरे को ये सर जानना चाहते हैं कि जो हमारी एसएमई सेक्टर है, जो प्लाईवुड है ना, एसएमई सेक्टर में आते हैं, जो छोटे मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो कि 40 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ टर्नओवर बिजनेस करते हैं, ये प्लांटेशन एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल में कैसे अपने आप को इन्वॉल्व करें, क्या करें? ये तो टिम्बर खोजने नहीं जाएंगे। जी, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। अब पेपर इंडस्ट्री तो बढ़िया, एक लोग उनका टर्नओवर बहुत बढ़िया है, ये तो एसएमई का है। तो इसका एक ही सोल्यूशन मुझे तो नजर आ रहा है कि कंसोर्शियम बनाया जाए। नॉट बहुत से 3300 मिल है, इन लोगों तो पूरे नहीं आएंगे। मैं सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10 इंडस्ट्रीज, फॉरवर्ड लुकिंग 10 इंडस्ट्रीज, नॉर्थ में 5, साउथ में 5, अगर दोनों भी शुरू करें और पार्थिबन साहब या नाथ साहब ऐसे लोगों को लगा के, या अशोक हो, जो भी
ट्री इम्प्रूवमेंट करा के एक 4-5 स्पीशीज से करवा के शुरू कर सकते हैं। तो मेरा ये है, पहला तो कंसोर्शियम करिए, सेकेंडली आप स्पीशीज, चॉइस स्पीशीज को नैरो डाउन करिए सर। लिबर्टी हो या कोई भी हो, इंडस्ट्री बोलना चाहिए कि मुझे ये लकड़ी चाहिए, आप कुछ भी करो, ये हमको ग्रो करना है, मेरी सुटेबिलिटी के ऊपर ही प्लांटेशन लगेगा और एग्रो फॉरेस्ट्री होगी। सर अगर हम मिलिया डुबाया लगाने शुरू कर दिया, अगर प्लाईवुड इंडस्ट्री नहीं कर रही तो बड़ा नुकसान हो जाएगा सबका। तो ये बात है। तो कलेक्टिवली जो एक कंसोर्शिया बनाया जाए, स्पीशीज आइडेंटिफाई किया जाए, उसके ऊपर प्लांटेशन हो। और फ्यूचर बात कर रहे हैं ना सर, तो फ्यूचर अभी तो क्या है कि ये जो भी हो गया, यूकलिप्टस पॉपुलर में चल रहा है, चलने दो, अभी तो हो, हिस्ट्री हो गई, वो हिस्ट्री में चले जाएगा। वो प्लांटेशन बन रहे हैं, बनते रहेंगे, लेकिन आगे का जो फ्यूचर है, जो हमने कंसेप्ट नोट में लिखा है, उसमें कहा गया है कि पूरा 1 मिलियन हेक्टर इन स्पैन ऑफ 10 ईयर्स करना है। क्यों 10 ईयर्स के प्लान पीरियड में ये होनी चाहिए, तो 7 साल का फिलिंग साइकिल है, तो 1,42,000 हेक्टर्स का प्लांटेशन करना पड़ेगा अपने को सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए। और ये जो लकड़ी है एक्सपोर्ट करने, प्लाईवुड भी हो, जो भी बोर्ड हो, एक्सपोर्ट का दिमाग में रख के स्पीशीज डेवलप करनी चाहिए, हो जाएगा सर। और कंसोर्शिया एंड प्लस ये होने से हो जाएगा। मुझे ये है कि कोई ना कोई इनिशिएटिव ले, जैसा कि हमारे आईटीसी की बात ही कर रहा हूँ, एनुअल प्लान होता है, 5 ईयर प्लान होता है, 10 ईयर प्लान होता है, क्योंकि हम लोग 10 ईयर की बात करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांटिंग मटेरियल इज वो। तो प्लांटेशन का जो भी होता है 10 ईयर प्लान करते हैं, और वो चल रहा है, बराबर से चल रहा है। दे मॉनिटर दिस प्लान आईटीसी में। तो आप लोग भी प्लाईवुड इंडस्ट्रीज का भी 5 ईयर प्लान करके या 7 ईयर प्लान करके ये प्रोग्राम शुरू करना है, ट्री इंप्रूवमेंट करना है, स्पेसिंग जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अब ग्रुप में, सब कुछ करना है, साथों साथ करना है। और ये आज मैं ये स्पेसिंग करूंगा, कल मैं डिसाइड करूंगा बोल के नहीं, पैरेलली सब प्रोग्राम शुरू होने हैं। प्लांटिंग प्रोग्राम शुरू होना है, नर्सरी डेवलपमेंट शुरू होना है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस करनी है, हैंड होल्डिंग विद द फार्मर्स करना है, मेजर थिंग ये करके आगे आएंगे इस पॉइंट पे। कुल मिला के कुलकर्णी साहब का ये नटशेल में कहना है कि आईटीसी का जो मॉडल है वो लॉन्ग टर्म मॉडल है, और 5 साल 7 साल 10 साल का एक प्लानिंग लेकर चलना होगा। बहुत सारे टिम्बर की अपनी अपनी क्वालिटी है, कोई भी टिम्बर के इम्पोर्टेंस को इनकार नहीं किया जा सकता है, और इसमें सबसे जो बड़ी भूमिका होगी वो इपरीटी और भी जो गवर्नमेंट की बॉडीज हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री से जुड़े हुए जितने लोग हैं, उनकी बहुत अहम भूमिका है, और सबको मिलके इस मिशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। 24 साल में हम लोग अभी वहीं पे हैं, यही हमें निकल के आया है, क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में, तकरीबन हर साल, मैं पिछले 10 साल से डेटा देख रहा हूँ, 1-2 साल में ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 10 सालों में करीब 60 लाख क्यूबिक मीटर, 60 लाख क्यूबिक मीटर टिम्बर इंडिया में हर साल इंपोर्ट होता है। तो जो भारत का आत्मनिर्भर बनने का जो सपना है मोदी जी का, इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी इंडिया के आत्मनिर्भर के सपना को बनाने के लिए। मैं नवल केडिया जी से जानना चाहूंगा। सर आप अनम्यूट करिएगा। नवल केडिया जी प्लीज अनम्यूट। और ये क्वेश्चंस आई आल्सो वांट टू नो फ्रॉम मिस्टर लक्ष्मणा। आई आल्सो एक्सपेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम लक्ष्मणा कि वो भी रिप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन का। नवल केडिया जी, क्या लगता है ये जो आप सॉमिल इंडस्ट्री के आप जो प्रेसिडेंट हैं, और इंडिया में इतना बड़ा टिम्बर की क्वांटिटी अभी भी इंपोर्ट हो रहा है, और हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री यहाँ पे बैठी हुई है जो आत्मनिर्भर भारत में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, और अभी तक हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं कि कौन सा सुटेबल टिम्बर हमारे लिए है जो प्लाईवुड के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर के लिए सुटेबल हो। तो कैसे होगा, कैसे आगे का रास्ता तय करना है? तब तक मैं चाहूंगा कि मिस्टर लक्ष्मणा सर
एग्रोफॉरेस्ट्री आप यू हैव लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एग्रोफॉरेस्ट्री सेक्टर, और जो सिनेरियो है, जो पैनलिस्ट हमने अभी बात किया, व्हाट इज योर व्यू? रास्ते कितने लंबे हैं जो तय करना है हमें? मिस्टर लक्ष्मणा. Hi, good afternoon, everybody. Good. I know that this is a very problematic challenges that we are facing today, because as it is, you know, we are facing scarcity of everything. And plywood is, are you hearing me? Yeah. Yes. Are you hearing? Yes, sir. Yeah. So we have declared ourselves to be a scarce product area now, because from abundance to scarcity we traveled. At one time, the export from India, we used to occupy 20% of the global market. But today we have started importing, and somewhere with all the intelligence that we have got, with all the rich varieties of timber, people, land, rainfall, I think somewhere something has gone wrong with us. We have not managed our things properly. Because to begin with, our forests, we were working on working plans. Working plan was supposed to work on sustainable basis. We used to keep the 40 years rotation for timber. So anything above 6 feet, we were felling. And after 40 years, all those trees which were above 4 feet, 5 feet, 6 feet should have come. But now if you go, no, there is nothing, no timber has left. What happened? God did not take it, human beings have taken. So we lost sustainability character then. The best of the areas from northeast to western Ghats we lost. So now we are thinking in terms of agroforestry to supplement what we have lost in the forest areas. So here again, we are using the word sustainability. So to do that, we have to first win the hearts of the farmers. To win the hearts of the farmers, he looks at first profit, because all these years, you know, he has lost and he's committing suicide. So in Karnataka, fortunately, you know, we were able to amend the draconian law for Sandli. And Sandli is supposed to be one of the richest forest produce today. 1 crore 20 lakhs per ton we are getting it. So a lot of people are moving from agriculture to forestry sector actually. And this is the right time for us to see that we also include ourselves into that. But that means, you know, we can't straight away go and give only what we want. We have to ask him what he wants. So he prefers some food crops and then sandal plus timber. So you'll have to go with this package, then only he will accept that. So you know, my idea is we can go on in three different ways in the sense. One, we have to plan. What most of my friends were speaking about is planning. So what species, what spacing, everything. One team should be there for planning. The second team is for only implementation. So implementation, once we know the psychology of the farmers, it becomes easy for us to implement that. And this is where Lakshman comes, because I spent all my retired time, number one, and all my resources, and gathered the resources of the rich people, and we have given free of cost different species to them, including the fruit plants, grafted fruit plants for them. So grafted fruit plants, you become friendly with the farmer. Then you, because you are his friend, you will not say no for other things. Then you will go with, now we have come out with another species, Kaya anthotheca, which is faring very well in our trial plots. So Melia dube is there, Kaya anthotheca is there. And of course, for the pulpwood industry, we have got Casuarina junjuniana, a new species that the Coimbatore people have introduced now. So when we go there for the implementation team, I have got 3 proposals. One is meeting the farmers, convincing and giving the speeches. Second one is, you know, they have already got, from 1996, we have started in a big way in Karnataka. So whatever he has already got the plantations, we should be able to tell him some thinning. And once it is thinned, we have to help in marketing. So unless we, the educated people, help,
he will not be able to market it himself. So there is one responsibility. And then the third item is, then there should be another team which they will have to think in terms of extending all other support to the farmer. If that is done, we will definitely succeed in Karnataka, because my farmers are known to me from Gulbarga to Mysore and Chamarajanagar. They have developed faith and confidence in me. Only thing is, now we have to be backed up by government. Government will not get into unless we prove them that this is profitable. Agricultural farmers will double their income. So for that, we should take some trial plots with our corporate social responsibility funds. Then we will be able to succeed. And we will start exporting in another 10 years. So we'll become sufficient after 5-6 years, because there is already a lot of plantations done on silvihorticulture methods. After 10 years, we will start exporting. That is what I plan to do. Then, so the last item that I want to, this thing is for all those people who want to get into this. So we have to, inculcate something like this, this harvest festival. See, harvest festival throughout the country is mainly celebrated around 15th of January or 14th of January. And this particular festival has got 4 major philosophies behind it. One is Mother Earth is worshipped. And in the form of grains, the Lakshmi is worshipped. Then the second one is biodiversity is worshipped. The third one is we share Yellow Bella, where you bury the enmity and build up friendship. Fourth one is haves will share with have-nots. So reviving this property is essential, because now haves are not sharing with have-nots. So when we do this, we will definitely succeed. And I will give you an assurance, and I earmark 1 lakh of rupees today for your efforts if you join us. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Education is very much important, and awareness among farmers is very much important. And there is a big chance of the growth of agroforestry in India if we do proper education among the farmers and educate them. Pragat ji, would you like Yes, to? Rajiv, I am hearing all that. I would like Mr. Naval Kedia to complete, if he can speak and we can hear his voice. There is some issue in the voice from Mr. Kedia's side, but so far I have heard the communication from all the eminent panelists. Mr. Kedia voice is not coming. So I'll take some question from here, because I've heard something which I would like to ask. First of all, I'll tell that I'm missing Mr. Moez Wagji. I pray and I hope that he can audible. He can audible, I think. Mr. Waj, are you there, sir? I think he's not there. So far, I have heard that poplar and eucalyptus are not fit for plywood manufacturing or panel products. But largely, what we have seen so far in India, that entire 35,000 crore industry, that is not including MDF and particle board, is depending upon poplar and eucalyptus. As Mr. Sapra suggested, that it is market that drives the demand, and I think also and support the view that it is market that not only drive the demand, but it also create new species and create opportunities for the growers. At the same time, I have seen personally Mr. Anand Amrik Singh working hard behind Milia Dubia, and many of my friends also having an ambition to make Milia Dubia a right substitute, at least for a partial replacement in panel product as well as a large replacement in face veneer. I have also seen and experienced and heard today that eucalyptus was developed for largely paper,
Poplar was developed largely for matchbox, and that's where Wimco and ITC came in. Today, SME sector is not able to do it because there is a lack of, somebody wanted to say, the eminent panelist, they concluded that SME sector, like Mr. Kulkarni added, that they should come together in numbers of 5 or 10 and plant it. First and foremost question is how to secure land for growing. Like Wimco and ITC, we heard that they got land or they got sanctioned the land. First question. Second question I would like to also put here is why we are still in 24 years, the eminent personalities who are working behind the timber development tirelessly, why the awareness has not been there about a particular species other than poplar eucalyptus? Is it only the commerce, or it is some lack of dedication to aware, to create a farming consortium or create a body? Is it not that? Because this is the right platform where I can throw this question, and it is open to all. Anybody can raise the finger and answer. That will be better. So who will take this question? Please, Mr. Kulkarni, you have to unmute and answer. The first and foremost to answer is on the land issue. Hello? Yeah. Listening, sir. Yeah, the land issue. India, if we look for land for plantations in captive plantations, is a dream. No company can own a land beyond what is allotted. So in case of ITC also, we had got 500 hectares of land for the pulp and paper mill. Beyond that, if we buy, purchase and do something, there will be a criminal case stating that you cannot own land beyond the sanctioned strength for the plantation. So captive plantations for the industry is ruled out. So what is the way forward? Is to join hands with the farmer and take up agroforestry. That was the route which ITC and Wimco followed. Per se, ITC and Wimco didn't have any land to grow plantations. They had only very small land for experimentation, about 70-80 acres within the land allotted to them. Any land leasing is also possible, Mr. Kulkarni? No, sir. Okay. We also explored. There were a lot of. How you work with the farmers? Like you guaranteed their return on investment or farming? Yeah, first is the hand holding. Whatever we were doing it, if it doesn't give, we will compensate the losses of the years, whatever he has done. So that way it was started. The finance was required. NABARD loans were arranged for farming community, and he saw, particularly farmer won't just come and take the planting material unless he sees and get convinced. The success story of plantation, in brief, I would like to mention for ITC or eucalyptus is for 3 years, we were developing clones and testing in our own farm. One farmer by name Bucci Ramaya from Rajamundry, he used to pass through our nursery. So he has seen that the plants which we have planted in 3 months' time have grown to 7 to 8 meters. He had a problem of flooding of his land. And he came and approached, sir, I want 100 plants. We were refusing to give him because their testing is not completed. So now we released 100 plants and he planted in his field. And all the village came and stood there to see that plantations have succeeded in spite of 1 meter of water stagnating in their land for a month's time, whereas all other crops are washed away. So that was the success, and entirely 300 acres turned into 3,000 acres of plantations for the company. So that is how the awareness has to be built, and slowly the extension and demonstration plots have been established for the farmers to see. Seeing is believing. He saw that money is growing on the trees and he came forward to plant it. There is no need now to do that kind of awareness, at least for eucalyptus and poplar. This is required for the plywood species which we are going to develop now. That is how much time normally take to ensure? Yeah, Mr. Nath. Yeah, what Mr. Kulkarni was telling,
Yeah, land is a property, because land is really a problem. Whenever I ever asked the industry, why are you not going for plantation and raise your own raw material? Because that was one of the thing which 1988 forest policy said, raise your own material. Of course, government give the option for OGL to import wood. Okay, but the thing is that the mindset of the industrialist. Industry in India, as you see that it was in south at one time, then went to northeast where plenty of timber was there, and from northeast it came to northwest when the forest timber were denied in northeast, because northwest has plenty of timber. So they did not have to go for their own because of the timber was available, whatever may be the quality, but they could make plywood out of it. Things that these activity first require a mindset. Yes, we have to raise our own plantation. Second is that budgetary allocation. Money is required. Simply you cannot raise forest by. So one way, going to small farmer or big farmer or the absentee farmer, some in last 24 hours, definitely some workable condition could have made if the budget allocation and the mindset was there. That has not developed. Maybe one or two, Mr. Join, who was working for Greenply, I have seen him raising plantation here and there on behalf of the company. But that is very small scale. Big scale plantation, what Mr. Kulkarni suggested, that a cluster of people, at least the 10 big industrialists, put together, put fund, find the land or the way, go with the people who has the land to raise plantation. That may be the way, because big plantation or government land or forest land, degraded land, there are so many, it is so clumsy. People should talk, definitely, sometimes I found it very clumsy to understand. So that may not work. But you see one thing, if the industry require about 17 million cubic meter of round wood for plywood industry, that is coming from the domestic source itself, whether it is from plantation, eucalyptus poplar, or from miscellaneous source, it is coming. And people are making plywood, that is there. So it is on the Indian land only that timber is being grown, whether the small farmer or the big farmer, they are growing it. So only the species will be the choice. Okay, that what Mr. Kulkarni said, I really fully agree with him. Get some timber which have some dependable density, medium density, say above 0.5, 0.6, etc. Give it to the institute who are working with plywood, whether EPT, FRI, or Agriculture Institute, Tamil Nadu Institute. Hello. They can work it out and then find out that this is the suitable species and go for plantation. Very, very well put, Mr. Nath. You said that all the required timber is already coming from Indian farmers and land, first of all, and that is how it will continue to be this way. So there is not much need of securing land. It can be done only by motivating the farmer, giving them the right species and bringing awareness. I think Mr. Sapra also is signaling the agreement to this, right? Hello. Yes, yes. And Mr. Kedia is here, and Rajiv, we can repeat the question. And yeah. His voice is coming. Mr. Kedia. Mr. Yes, sorry. Naval Kedia ji. Yeah, great. Sorry, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था. No problem, sir. No problem, sir. हमारा क्वेश्चन मैं सबसे पहले प्रगट जी को और राजीव जी को धन्यवाद देता हूं कि इतने एमिनेंट पर्सनालिटीज के साथ में मुझे बैठाया है. आई एम ए वेरी स्मॉल और बहुत वास्ट नॉलेज नहीं है, मगर फिर भी काफी कुछ जो सुन रहा हूं इतनी देर से, करीबन 1.25 घंटे से. सर आप रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के जितने सॉ मिलर्स हैं, उसके एसोसिएशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको आप कैटर करते हैं, और ये इंडस्ट्री अभी भी इंपोर्टेड टिम्बर पे निर्भर है. आत्मनिर्भर कब बनेगा, क्या आपका मानना है? मैं अब बतला रहा हूं सर.
कि हम लोग पैनल इंडस्ट्री के बारे में और पेपर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी सॉमिल जो सॉलिडवुड का इंडस्ट्री है वो बहुत इतने वर्षों तक थोड़ी नेग्लेक्टेड रही है और उसका बहुत बड़ा कंजम्पशन है वुड का। एग्रो फॉरेस्ट्री का हम जितना यूज करते हैं, हमारे सॉमिल जितना यूज करते हैं, उसको यदि थोड़ा सा ये साइंटिस्ट लोगों से, कुलकर्णी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें भी कुछ स्पेसीज ऐसी बताएं जो अब मैं बता रहा हूं क्या क्या चीज में हमारी यूज होती है लकड़ी। और हमारे पास में 70,000 sawmillers are in under this federation. They can do wonders with the solid wood. पैनल पेपर अपनी जगह पर है, सही बात है, मगर सॉलिड वुड के जो फर्नीचर, सॉलिड वुड से फर्नीचर का एक हमारे कंट्री के अंदर में अभी प्रगट साहब ने कहा कि हाउ टू गेट द लैंड। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि ऑन आवर ओन sawmillers, गुजरात मॉडल इज देयर वेयर यू गो एंड सी कि कैसे गुजरात मॉडल के अंदर में 2.5 लाख प्लांट्स एवरी ईयर दे आर गिविंग टू फार्मर्स और उन्हीं से वापस बाय बैक करते हैं। एंड दैट इज कंटिन्यूइंग फॉर 20 years, लास्ट 20 years। और वो हमारी जो एग्रो वुड है वो पूरी सबसे जरूरी है इसमें हमारा। तो केडिया जी ये फेडरेशन देती है क्या? ये प्लांट्स 2.5 लाख प्लांट फेडरेशन दे रही है एसोसिएशन जी? ये 2.5 लाख प्लांट आपकी एसोसिएशन कर रही है क्या? जी, सॉमिलर एसोसिएशन, दे आर पार्ट ऑफ अस। देखिए मुद्दे की बात आज यहाँ से ये निकली है कि अगर एसोसिएशन की विल पावर हो जी तो वो सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूट करके और अवेयरनेस कर सकती है जी, और अगर साइंटिस्ट और इंस्टीट्यूशन की विल पावर हो तो वो इवेंट करके दे सकती है। और अगर दोनों को मैरी करें तो एग्री फॉरेस्ट्री का फ्यूचर है। एक सवाल और बहुत जरूरी है, अभी पूछ लेना। लेट मी फिनिश सर, लेट मी फिनिश। आप ही के सवाल में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप पहले बोल लीजिए कि सर ये जो एग्रो वुड जो गुजरात के अंदर में हो रहा है या राजस्थान में हो रहा है, जिसको हम लोग हिंदी में हमारी भाषा में वी स्पीक बबूल, बबूल की लकड़ी और नीम वगैरह की मैंगो है, मेनली बबूल की लकड़ी। इसी का जो मेरा रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूशन से मेनली कि awareness of seasoning, awareness of chemical treatment, that is most important. Our sawmillers are not equipped and knowledgeable about seasoning. What is the benefit of seasoning? And I am trying since last 5 years, 3 years, our federation is trying, और मैं FRI या जो भी इंस्टीट्यूशन है उनसे कह रहा हूं कि 3 या 2 हमें मोबाइल वैन से सारे पैन इंडिया अवेयरनेस किया जाए कि सीजनिंग इज द मोस्ट नीडेड आइटम। सीजनिंग, उससे हम वैल्यू एडेड करके हमारे राजस्थान से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यदि यूएसए और यूरोप अपने फर्नीचर भेज सकती है, हम इंडिया में इतना बड़ा मार्केट जहां फर्नीचर मंगवा रहे हैं बाहर से, व्हाई वी कैन नॉट डू इट हियर? एग्रो फॉरेस्ट्री से हम बहुत कुछ कर सकते हैं सर, लेकिन हमारे पास में जी एक सवाल और है मेरा नवल केडिया जी से कि पाइन काफी इंपोर्ट होता है। पाइन, रेडिएटा पाइन इज इन ह्यूज क्वांटिटी। सर रेडिएटा पाइन is maximum used for industries, not for furniture. It is maximum for of course yes। मेरा एक छोटा सवाल था कि पैकिंग में यूज होता है और वो पैकिंग कहीं ना कहीं बहुत सारी इंडस्ट्री की सपोर्ट सिस्टम के लिए काम करती है, राइट? क्या पैकिंग मटेरियल के लिए भी कोई और टिम्बर है? मैं ये पैनल से पूछना चाहूंगा जो पाइन की जगह ले सके। yes, और there is जो पैनल इंडस्ट्री जो इक्यूलिप्टस को या पॉपुलर को जो छोड़ देती है, जो रिजेक्ट कर देती है, उसे हम यूज करते हैं सर। हम पैकिंग में यूज करते हैं उसे,
जो रिजेक्टेड मटेरियल ऑफ पैनल इंडस्ट्री, वी आर यूजिंग दैट इनटू द इंडस्ट्रियल, और इंडस्ट्री के अंदर में भी हर तरह के कस्टमर होते हैं, दे वांट टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस, सो फॉर दैट इंडस्ट्री नीड्स, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, सारे पुराने लोग हैं यहाँ पे, कि केबल ड्रम्स बना करते थे, केबल ड्रम्स बना करते थे। टोटल इंपोर्ट में पाइन का एक सिग्निफिकेंट शेयर है, नो सर, नो, इट्स रेडिएटर पाइन का शेयर है, बट इट इज 50% इन इम्पोर्टेड वुड, इट इज ओनली 50%। और पूरे ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए, ओवरऑल सिनेरियो के अंदर में तो 60% अभी एट प्रेजेंट इज इम्पोर्टेड वुड एंड 40% अभी भी हम एग्रो फॉरेस्ट्री पे डिपेंड कर रहे हैं। फॉरेस्ट का तो हार्डली वी आर यूजिंग 5%, हार्डली 5% वी आर यूजिंग फॉरेस्ट वुड, 35%, 40% इज फ्रॉम एग्रो फॉरेस्ट्री और वट एवर वी कैनल से जो निकलता है, कैनल के साइड से हमारा बहुत कुछ मिलता है, प्लस इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड वुड भी है। इंपोर्टेड वुड इज पार्ट ऑफ जो पैनल प्रोडक्ट ब्लॉक बोर्ड वगैरह बनते हैं उनमें यूज में आता है, लेकिन हमारा और भी बहुत काम है सर। यहाँ पुराने लोग बैठे हैं, मेरा तो एक निवेदन ये है कि व्हाई नॉट वी गो फॉर सॉलिड वुड, व्हाई वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट पैनल, व्हाई वी कैनॉट गो फॉर सॉलिड वुड फर्नीचर्स, why cannot we cannot reintroduce the old traditional Indian furniture? आप लोगों को सबको याद होगा सर, तभी तो आत्मनिर्भर भारत सफल होगा जब पूरी सॉलिड वुड और इंडस्ट्री और फर्नीचर इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। राजीव जी ने सवाल भी पूछा था, राजीव का सवाल बढ़िया था। और सर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपकी जो हमारी बहनों की, हमारी माताओं की, और जो आप लोग ये ले रहे हो किचन वगैरह है, वो चकला बेलन ये सब कहाँ से आता है, ये रोटी कहाँ से बनती है? ये सस्ती जो लकड़ी एग्रो फॉरेस्ट्री की हमें मिलती है, उनसे ये छोटे वुड इंडस्ट्री बनाते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान को फीड कर रहे हैं। हमारी 70% पब्लिक जो है वो रूरल में रह रही है, उनको कौन फीड कर रहा है? पैनल इंडस्ट्री पूरी नहीं कर रही है सर, ये सॉलिड वुड कर रही है। नहीं, पुराने लोग हैं, इंडस्ट्री भाई भाई है, अलग अलग थोड़ी चलते हैं ये। नहीं, वो बात सही है, वो बात आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग, पैनल भी तो इन्हीं वैज्ञानिक लोगों ने इजाद किया कि लकड़ी बचे सर, ये थोड़ी था कि इसको खत्म करें, ये तो हैंड इन हैंड है। बट नाउ द टाइम हैज चेंज्ड, यू ग्रो मोर एंड यूज मोर वुड, यू ग्रो मोर एंड यूज मोर फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली और फॉर एवरीथिंग। यू खाली मैं निवेदन करूंगा हमारे साइंटिस्ट लोगों को कि एक बार हमारा गुजरात मॉडल विजिट करें, देखें, और ये छोटे छोटे ये प्लॉट, बड़े प्लॉट कब मिलेंगे सर, कब कैसे होंगे, वी नेवर नो। लेट अस स्टार्ट विद स्मॉल ऑपरेशन। मिस्टर केडिया का आज का मैसेज सभी ऑडियंस और जो हमारे इंडस्ट्री के मित्र आज सुन रहे हैं और जो आने वाले कुछ घंटे या दिनों में इस सेमिनार से सुनेंगे, उनके लिए ये मैसेज है कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एसोसिएशन विश टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड सैपलिंग, दे कैन इंक्रीज द फॉरेस्ट्री कवर, हेल्प द इकोलॉजी, हेल्प सेल्फ सपोर्ट द इंडस्ट्री, एट द सेम टाइम ग्रो फॉरवर्ड। हमारे इंस्टीट्यूशन और फॉरेस्ट इन सब का बहुत सहयोग रहा है, और ये साइंटिस्ट जो हमारे साथ बैठे, आपको हमारी बाकी एसोसिएशन से भी, सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, बाकी एसोसिएशन भी जुड़ेंगी और आपके इस प्रयास को कहीं ना कहीं सभी लोग चाहेंगे कि अपनाएं और आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर, थैंक यू मिस्टर केडिया। एक सवाल महत्वपूर्ण था कि यूकेलिप्टस से कहा जाता है कि पानी भूजल स्तर गिरता है, यानी the water level goes down if we plant eucalyptus. So Mr. Sapra, you are willing to take this question, please? क्या ये सही है? क्या वाटर लेवल जाता है? ये आपको अनम्यूट करना होगा सर। राजीव, आपका सवाल था, you should continue asking questions. Yes.
कुलकर्णी साहब इसका जवाब देंगे। जी दीजिए Yeah. कुलकर्णी जी। या थैंक यू। ये देयर आर टू सिस्टम्स। वन है जो हमें पहले ये बताया गया था कि ये सब जो एलिगेशंस है इसके ऊपर काम किया जाए यूकलिप्टस पे। तो क्लोनल फॉरेस्ट्री में हमने एक सब्जेक्ट बनाया है कि इसके ऊपर हम हाउ डू वी आंसर इट। तो उसका पहले तो जो था कि जो सीडलिंग से होता था वो सीडलिंग में टैप रूट रहता था और पॉसिबिलिटीज ज्यादा दिन रखेंगे तो वो रूट डीप डाउन जाकर के ये 5 से 9 मीटर तक के जाके ड्राई जोन्स में पानी नीचे से लेता है बोल के लिटरेचर में था। तो हमने क्या किया, रूट ट्रेनर्स बोल के इंट्रोड्यूस किए। तो रूट ट्रेनर में क्या होता है कि जो कटिंग से होता है मल्टीपल रूट्स होते हैं और मल्टीपल रूट्स में 2 सिस्टम है। तो उसमें क्या है कि फीडर रूट जो सरफेस फीडिंग में रहता है और एंकर रूट जो रहता है सिर्फ 1 मीटर से 2.5 मीटर तक के डिप जाता है। वो 9 मीटर 10 मीटर 15 मीटर कभी भी नहीं गया। तो वो एक हमने किताब लिखी है अभी आईटीसी से आई है आउटरीच से, उसमें ये सब मिथ्स जो भी बताए गए हैं यूकलिप्टस के बारे में उसको छपाया गया है। तो ये जो है ये तो हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर टाइप ऑफ रोटूनिंग क्रॉप हो गया है। अभी यूकलिप्टस का थिंकिंग वो पुरानी थिंकिंग छोड़ करके नया जो हो रहा है जो 1.5 मीटर तक का ही रूट सिस्टम रहता है, उसके नीचे नहीं जा रहा है। एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द what you call the underground water being pumped by the root system. That is one thing to say. तो ये तो मिथ ही है। और जो भी इवन टैप रूट में भी जब 7 years में अगर हो गया, अगर छोड़ोगे 100 साल 150 साल पॉसिबिलिटीज हैं कि वो रूट नीचे जा सकता है। आज तो जो एग्रो फॉरेस्ट्री में है 4 साल में कट रहा है वो, तो 4 साल में कहाँ उतना रूट सिस्टम तो नहीं गया। मैंने बहुत से रूट सिस्टम खोदे हैं एक हमारे सीडीएम प्रोजेक्ट के लिए, और क्योंकि ये एलिगेशन यूनाइटेड नेशन से ही था जब हमारा प्रोजेक्ट क्वालिफाई नहीं हो रहा था कि अंडरग्राउंड रूट के ऊपर ही ये है, तो हमने रूट बायोमास की स्टडी करवाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से। तो उसमें ये मिथ पूरा क्लियर हो गया है कि ये सब मिथ है। So that is one thing. Very nicely put. Thank you. 1.5 meter से ज्यादा रूट नहीं जाती है, and that is how it will not endanger the water level of the earth. But yes, if somebody is leaving the tree for growing for more than 10-15 years, then it may harm. That's what Mr. Kulkarni has concluded. One final lap of question to all the panelists, and I will ask Mr. Anand Amrish Singh, starting from him. Then I'll request Mr. Sapra to join in, and then I'll ask view of Mr. Nath also, that agroforestry, agro industry, agro wood, agro is used everywhere. Somebody has asked right now that if sugarcane is coming under agriculture or agro wood, and industry is also coming under agro industry, then why not poplar, which is also grown by planters and used by the industry? So plywood or panel or any furniture industry related to plantation grown timber, why it is not coming in agro industry? The question goes to all of you. That is one. And whoever takes it specifically, I would like to ask this question to Mr. Rajiv. You tell, किसको पूछना है? सप्रा जी हाथ उठा रहे हैं, प्लीज सप्रा जी। आनंद सर से ये सवाल है सर, सीधा सवाल है कि शुगर के एग्रो फॉरेस्ट्री में आता है और उस पर एडवांटेज मिलता है उस सेक्टर को। पॉपुलर, यूकलिप्टस, मेलिया, दुबिया, तमाम एग्रो फॉरेस्ट्री पे आप लोग वर्क कर रहे हैं, तो इसको कब वो एडवांटेज मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है? आनंद जी और सप्रा जी दोनों बोलेंगे। आनंद जी अनम्यूट करिएगा। मैं बोलूं? या प्लीज। बेसिकली जब ये लाइसेंसिंग हुआ वुड बेस्ड इंडस्ट्री का, तो दिस जॉब वाज गिवन टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो ऑल द वुड वेदर कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट और कमिंग फ्रॉम द नॉन फॉरेस्ट लैंड, इट वाज ट्रीटेड एज ए वुड बेस्ड इंडस्ट्री। But now you are saying that if the wood is coming from the forest, your agriculture land or the farmland, so now reclassification of the industry is required. Anything coming from the farmland should be reclassified as an agro industry. I totally agree with it, but it needs reclassification from the government of India side.
And how Sir. the eminent panel can guide and help in reaching to this area? I think let us approach MOEF and they will reclassify. Let there be a committee and let them discuss. Anything coming from the farmland should be agro industry. I totally agree with it. And how does this help the industry? बहुत सारी benefits हैं. हाँ, उसका it will be treated at par with the food processing industry. Easy loan, many facilities which are extended to the food processing. It is a priority area. It will come under the priority area. Please, sir, Anand ji, please unmute. आनंद जी का सुनना है. लेकिन इसके ऊपर अभी तक कुछ हुआ नहीं है. मैं तो इसको यही समझता हूं कि जब तक हम एग्रो फॉरेस्ट्री को दो चीजों से मुक्त नहीं करते, एक तो ड्रैकोनियन लॉज जो है फॉरेस्ट के, उससे हमने उसको आगे नहीं बढ़ा. दूसरा जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन दोनों से मुक्त करना बहुत जरूरी है. ये फार्मर्स को भी डिस्करेज कर रहा है, इंडस्ट्रीज को भी डिस्करेज कर रहा है. मैं बताऊं, जब मैंने प्लांटेशन चालू की थी 2012 में, मैं 2014 में किया, लेटर लिखा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, मैंने ये पेड़ लगाए हैं और ये आपकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. तो मैं इसको लगभग इतने साल के बाद मुझे कटिंग करना है, आज तक मुझे जवाब नहीं आया. अगर मुझे आया, मैंने बहुत कोशिश की. जब मैं ड्रिप इरिगेशन के लिए गया तो जब पूछा गया भाई आप ये स्पेसिफाइड नहीं है, इसमें आपको ड्रिप इरिगेशन की सब्सिडी नहीं मिल सकती, फर्टिलाइजर की क्या सब्सिडी नहीं मिल सकती, लोन का नहीं, कुछ का नहीं. आने की मुझे जरूरत नहीं था लोन, ये चीज नहीं है. तो सबसे पहले जरूरी है कि इसको सम अमेंडमेंट आनी चाहिए रूल्स में कि ये जो है इट्स एट पार विद द एग्रो फॉरेस्ट्री, एट पार विद द एग्रीकल्चर, नंबर 1. Number 2, it doesn't come in the orbit of forestry or the NGT. Number 3, police has no role to play in that. And the moment if they want to keep some control, they can come and enumerate the timber in my area, put it there, put your seal, and then after that we should be allowed to send it like any agriculture crop is there. That is the problem. And for this very essential, government rule has to be amended. Without that amendment, nothing will come out. Very, very, very valid point. We have seen a recent turnaround in Uttar Pradesh, where licensing process has stalled many of the industries. Rajiv, I would like you to ask your pending question because time is near, and conclude the session. Take it forward. The same question of the agroforestry, agro product like made of agro product, plywood, MDA, particle board, उसको agro industry में क्यों नहीं लाया जा रहा है? Same I want to know Mr. Parthivan also. He is the Dean in Forest College. Mr. Parthivan, are you available? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I fully endorse, though I partly understand because most of the communications are in Hindi. But I could, I could grasp the information. We have already, Tamil Nadu Agriculture University, we have already written to Government of Tamil Nadu and Government of India to treat farm-grown trees under agriculture category. And that proposal has already been sent to Government of India, and it is under various stages of approval. That is one system. And second important thing is, similar to agriculture crop, whatever the subsidy extended to agriculture crop, once the farm-grown trees are also included as agriculture crop, then the subsidy norms can be tenable for tree crops as well. Third thing is the institutional credit and institutional insurance. That should be amenable to agriculture, forestry crop as per the agricultural insurance scheme system. So these three recommendations we have already given to Government of Tamil Nadu and we have already given to Government of India to treat this under submission, a mission on sustainable agriculture, where there is a separate project submission on agroforestry, and all these proposals are already in various stages of discussion. And Government of India through ICER, particularly CAFRI and the ICRA, almost the strategies are in various stages of discussion. Maybe as the senior man said,
Mr. Singh has said, I think it will be done within maybe we are expecting also positive results, because treating farm grown trees similar to agriculture crop, it is at various stages of discussion. Maybe we are expecting positive results both from Government of India and also from the Government of Tamil Nadu. So that is the information. As far as agro industry is concerned, there is a clear definition by Government of India. Wood-based industry, now there is a classical definition given by Government of India a couple of years back, I think 2 years back, and that is the latest amendment made to define wood-based industry. But to treat wood-based industry as an agro-based industry, maybe this panelist discussion, maybe through consortium, maybe all the sawmill owners association, they can recommend to Government of India as a recommendation, all industries who are using the raw material from farm grown, they can be treated as agro-based industry or agro-based wood industry. So that is what maybe the nomenclature, but already it is under various stages of discussion. Since I am in some of the few committees, I am also in the system. I think there was one discussion about eucalyptus water absorption. I have not commented because already there is a court case pending with the Madras High Court. I am also one of the external experts for the court committee. That is why I have not reacted. Otherwise, there are whatever Kulkarnis have said, I think we are also experiencing it. But the validation will come maybe after a few months when the court will take a decision based on the expertise opinion from various expertise identified by a honorable court across the country. Already this matter was raised in NGT, and already the case has been won in favor of eucalyptus only. Very good, sir. Very good. Happy to hear that. Happy to hear. Yes, it was in NGT Delhi about 4-5 years back. Thank you, sir. Thank you, sir. Mr. Moaz Wag Sahab join nahi kar paye, and I recently talked to him, and his message I want to just say here that Melia dubia is the suitable timber for plywood manufacturing, and he is making core veneer as well as face veneer. He is ready to invite if anyone wants to visit his plant. He welcomes all the person who wants to know the more about the uses and utilization of Melia dubia. तो मौज वाग साहब का ये मैसेज था, उन्होंने बहुत अपॉलॉजी किया, किसी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो और बाकी सवाल जो पूछते हम लोग. सर, मिस्टर लक्ष्मणा साहब, I want to ask one question. Rubber wood is also a very important raw material for plywood manufacturing located in Kerala, and there is a huge big industry, plywood manufacturing unit in Kerala. How rubber wood is suitable, and how do you see the future of rubber wood for plywood manufacturing, or are you seeing the replacement of rubber wood with Melia dubia in future? What is your observation? One drawback with rubber wood is it is not as attractive to a farmer as Melia dubia is. Okay. So it has got, Melia dubia has got more uses than rubber wood. And this is better spread out in the state than rubber wood. Rubber wood comes up only in very high rainfall areas, and it has got only limited uses. Whereas this one, people are using it for everything. It is used for fodder, it is used for handicrafts, timber, this thing, and anything above 5 feet, the plywood people are taking it. So it is a versatile plant. So the people have already started loving it and they are using it. They may not switch over to rubber wood at all. Thank you, sir. हमारा एक पैनल है, जो कल भी हमारा एक पैनल है जो 11:30 बजे, बहुत अच्छा एक पैनल है जो इसी टॉपिक का पार्ट 2 है. उसमें बहुत सारी चीजें जो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर पाए. वी आर जस्ट 1 घंटा 40 मिनट हमने स्पेंड कर लिया और काफी डिस्कशंस अच्छा हुआ. आनंद जी, सर, आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं सर? एक पॉइंट जो मैं सबके सामने लाना चाहता हूँ मेलिया दुबिया के बारे में, हम लोग इसकी खाली बात कर रहे हैं प्लाईवुड फेस की या दूसरी की. मिलिया डुबी का अगर एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करते हैं, मुझे इसमें जो वैल्यू एडिशन का जो स्कोप है और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का है, मुझे और किसी दूसरी टिम्बर में नहीं नजर आता.
क्योंकि अगर इसका आप जो अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर देखें और जिसकी क्लैरिटी या पोर्स देखें, उसमें ऐसे लगता है कि अगर हम इसको सर्टन मोनोमर से या केमिकल से इम्प्रेग्नेट करके डेंसिफाइड बनाएंगे, sky is the limit for the use in India as well as for export abroad. Now, recently when I was talking to some scientists in FRI, there one Dr. Shailendra Kumar. And अभी जैसे अभी केडिया जी ने बोला सारे टिम्बर का, बड़ा एक वैलिड पॉइंट था. डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने सॉलिड वुड की जो मिलिया की है डेंसिटी जो 0.4-0.5 के करीब डॉक्टर पार्थिबन बोल रहे हैं, उसको उन्होंने 0.6-0.7 तक की है. जब मैंने उनसे पूछा भाई क्योंकि अभी टेक्सटाइल और जूट मिल एक्सेसरीज के लिए जो लगता है कि इस तकरीबन 0.8 to 0.9 होते हैं, वो पॉसिबल है. अगर वो डेंसिटी जो उनका जो पेटेंट आ रहा है, पेटेंट के बाद वो डेंसिटी आ जाती है, मैं बताता हूँ कि इट विल बी a revolution in the industry in the world about the Milia Dubia. And I personally feel let us not get discouraged today because Milia Dubia has got a density slightly low. Mahesh has already told that he's making the plywood and he's selling it, and he's selling for not today, for last 10 years. In my opinion, there's no ambiguity, and we need not wait for 10 to 12 years. As Dr. Parthiban has said, you can start for core from 5 to 6 years, and I'm certain that we can provide enough timber for face veneer and plus specialized laminates which go for the high voltage electricals as well for the nuclear application from the Milia Dubia. So please, this panel should consider only one point. I have requested Dr. Parthiban, but he has also mentioned that he has been able to produce up to 0.5. If we can bring this thing to 0.6, that's the other thing I suggested, the Lambu timber, which is a little coarse timber, but it is very dense, but it is about 0.6, 0.7. Combination of that with this can do a revolution for making the densified wood items, which is not only for internal consumption but export. Last but least, as somebody said that the Milia, this radiata pine is about 50% import. Gurjan was also imported. Veneers are imported. And not only that, with the most of panels here present, I can mention you, there's one plywood which is still being imported from abroad. That is the underlay for decorative veneers to the tune of 3,000 to 4,000 crore every year. And we are not able to produce it because we don't have the right timber for that or right technology for that. Milia Dubia has a promise that it can immediately go for making gapless or without any reference, because it's timber without any knots, and it can bring wonders beside the other value item. It's the import substitution. Plus, as I mentioned, the value added product from the densified, solid densified timber. This I want this panel to consider. Thank you, sir. Very nice. Conclude अगर हम लोग करें तो अभी तक जो हमने फाइंड किया कि इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी. जो हमने 96 में जो बैन हुआ, उसके बाद जो नेसेसिटी था वो विमको ने डेवलप किया. उसके बाद नॉर्थ में पॉपुलर का ग्रोथ हुआ और इंडस्ट्री आगे बढ़ी. अब आगे भी जो आज मिलिया दुबिया पिछले 4-5 सालों से 6 साल से अपने ग्रोथ पे है, वो नेसेसिटी है. नवल केडिया जी ने कहा कि सॉलिड वुड में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग टिम्बर खोज सकते हैं. हमारे साइंटिस्ट को, हमारे इंस्टीट्यूट को इस दिशा में भी काम करना चाहिए ताकि हमारे सॉमिलर्स को मेक इन इंडिया टिम्बर मिल सके. अब ये कंक्लूड करेंगे हम लोग राउंड. और प्रगत जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कैन यू प्लीज आस्क, बिकॉज वी आर अबाउट टू 1 घंटा 45 मिनट हमने अभी तक का डिबेट किया है. लगता है कि आज का काफी सवाल हो चुका है. कुलकर्णी जी और आनंद साहब कुछ बोलना चाहते हैं. मैं चाहूंगा कि वो क्रिस्प अपनी बात जरूर रखें और इस सेशन को कल जरूर हम टेक अवे करेंगे. इसके टेक अवे बहुत अच्छे हैं आज के. सबसे पहले कुलकर्णी जी बोल लें, फिर आनंद साहब बोले और फिर केडिया जी बोले और फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे. थैंक यू.
इस सेमिनार में भी एक वर्ड सस्टेनेबिलिटी का यूज हुआ है। उसमें मैं एग्रो फॉरेस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी हम कैसे लेके आए, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव एज वेल एज फार्मर्स पर्सपेक्टिव की एक छोटी बात बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लान हुआ था 12 साल का हुआ था, तो 12 साल तक को कंपनी को जो प्लांटेशन लगा है सस्टेनेबल वुड सप्लाई कंटिन्यूस बेसिस पे मिलता है, क्योंकि 4 इयर्स फेलिंग साइकिल है, कॉपीज क्रॉप आता है। कंपनी को तो वुड मिला एंड फार्मर इज आल्सो हैप्पी दैट ही इज गेटिंग इनकम टिल 12 years with the same land unit whatever he has planted. Number 2, उसमें मैं एक कहना चाहता हूँ कि ये ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो केस हुआ था, ये वाटर के ऊपर वगैरह डिस्प्यूट हुई थी, पंजाब गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ था, तो उसमें मैंने मेरा कंट्रीब्यूशन बोला तो उसमें पूरा लिख के सेटअप भेजा था। वो सेटअप मैं आपको भेजना चाहता हूँ, आप सर्कुलेट कर दीजिए थ्रू ईमेल या आपके पत्रिका में छपा भी सकते हैं उसे। बट न्यू जन यूकेलिप्टस में ये डेफिनेटली है ही है। और थर्ड ये है कि मेरा एक सबमिशन है टू द प्लाईवुड इंडस्ट्री एंड अदर यूजर्स ऑफ वुड, यूरो ग्रैंडिस जो हाइब्रिड है जो अवेलेबल है अभी पेपर इंडस्ट्री में, थोड़ा उसका ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, आपको ये हाइब्रिड फिर लगाना चाहिए और उसको टाइम देखकर ये करिए। ये भी वेरी सूटेबल वुड है प्लाईवुड के लिए, क्योंकि मैंने देखा है ब्राजील में पहले तो ये पल्प में लग रहा था, अभी प्लाईवुड इंडस्ट्री इसको सक्सेसफुली यूज कर रहे हैं। ये मेरा सबमिशन है आपको कि यूरो ग्रैंडिस जो आईटीसी में भी मिल सकता है, अभी वो 2-4 क्लोन है, तो उसको कोई ना कोई लेकर के लगाएं। पार्थिबन साहब भी लगा सकते हैं एंड ही विल बी एबल टू असिस्ट द इंडस्ट्री मल्टीप्लाइंग एंड गिविंग इट एटलीस्ट एक 100 क्लोन सब लोग लगा करके देखें इंडस्ट्रीज एंड उसको आगे बढ़ाएं। Sir, I have brought a few Euro Grandis clones from Brazil to India. I have shared some of the material to ITC as well. Okay. I have already brought Euro Grandis clones from Brazil. I was there in Brazil. I have brought clones, and that has been given to paper industry, most paper industry in South India. South India. Only few plants there. Now I have enough plants for mass multiplication, and we are testing. ITC has developed its own Euro Grandis hybrids. There are 4 or 5. They have taken some material from here, and Century Ply have confirmed Euro Grandis as the best material for plywood. Already they have confirmed. Century Ply. आनंद जी। हाँ जी प्रगत जी, जो मैं एक फंडामेंटल क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, अब जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफडीआई परमिट कर रही है, जैसे आइकिया आ रहे हैं, कुछ और फर्नीचर वाला आ रहे हैं इंडिया में, विद उनकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। अभी कुछ गवर्नमेंट ने जैसे सिविल एविएशन में प्राइवेट सेक्टर को दिया है, रेलवे में प्राइवेट सेक्टर को दिया है, और माइनिंग में प्राइवेट सेक्टर को दिया है। आज अगर देखेंगे जब से आजादी हुई है, हमारे ग्रीन, जिस तरह से हम फॉरेस्ट को रन कर रहे हैं, ग्रीन कवर में कमती हुई है, बढ़ती नहीं हुई है, जिसका मतलब है हमारी जो फॉरेस्ट बेस्ड पॉलिसीज हैं या फॉरेस्ट मैनेजमेंट है has totally failed. Don't we need completely to renovate it and go for this where the private participation comes in the forestry and management also? Because forget about this agroforestry. We have so much land available of degraded forest land. Why cannot we do it? वेरी करेक्ट कि फॉरेस्ट सेक्टर को भी अगर ग्रो कराना है तो इसमें भी प्राइवेट हाथों में देना चाहिए। नवल केडिया जी, आपका क्या व्यू है, कंक्लूडिंग व्यू? मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है कि यदि सीजनिंग का अवेयरनेस बढ़ा दिया जाए तो जितनी एग्रो फॉरेस्ट जो भी हमारे साइंटिस्ट लोग प्रोवाइड करेंगे, वी कैन वैल्यू एड एंड एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों जगह पे सॉलिड वुड इतना वैल्यू एडेड, इतने आइटम्स बन सकते हैं। हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमारे हारमोनियम है, आज भी जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, आज भी हारमोनियम लकड़े का ही बनता है। ये सब सर हम लोग भूल चुके हैं। वी आर गोइंग टू द एडवांस थिंग्स, लेकिन हमारी ट्रेडिशनल यदि सीजनिंग के लिए अवेयर करवा दिया जाए हमारे फार्मर्स को, कम्युनिटी को, और कम्युनिटी सीजनिंग चैम्बर्स शुड बी सेटअप बाय गवर्नमेंट। कम्युनिटी सीजनिंग चैम्बर्स शुड बी सेटअप इन different districts, all districts of India.
as a media, we will at Ply Reporter try to take up the point what you have raised, Mr. Kedia, and we also thank all the panelists today for expressing clearly, especially Mr. Anand, Mr. Nath, and Mr. Kulkarni, who have spoken very clearly about the weaknesses of eucalyptus and poplar, so that industry can be also aware that we need a suitable species with the right density, with the right spread, and that is how we have to move forward in new times. And to make Atmanirbhar Bharat, there is a need of good timber, there is a need of seasoning, there is a need of spreading awareness, and that is how today we thank entire panelists, all the panelists. The conclusion today, the takeaway was, one, we need good species, we need to create demand, and we need to create awareness among farmers to take that species for growth, and industry has to welcome that timber or species so that farmers can grow it. The second point which I could understand is NGT fear has to go. If we have to create agroforestry model successful in this country, NGT has to understand and accept that agroforestry is needed. It is not destroying the forest, rather it is supporting forest, supporting the environment, employment, industry, and farmers and entire ecosystem. The third takeaway today was that Milia dubia is a right species if industry adopt, and it can be used partially in panel or multiple uses. And other than that, Mr. Pratibhan, he also promised and suggested that there are so many things which his efforts are bringing in Tamil Nadu. There are so many things which can be learned from Gujarat, from association effort of spreading saplings and growing the agroforestry model in Gujarat. There are so many things which eminent personality will be also giving us in terms of knowledge in our forthcoming webinar. Tomorrow, in the same webinar on the same topic, we'll be talking some little different and tricky things, some tough questions will be there regarding policy, regarding government, regarding roles. I hope that all the personalities tomorrow will be speaking clear and loud so that somewhere policymakers can hear it. I thanks Mr. A.C. Laksamana, Mr. R.K. Sapra, Mr. Kedia, Mr. Pratibhan, Mr. Kulkarni, Mr. S. K. Nath, and Mr. Anand Amrik Singh for today's contribution. And above all, I thank True Bond for supporting the cause of awareness. I pray and we hope that they will do wonders in coming future. Rajiv, if you have to say something, go on. Yes. But thanks all of the panelists for joining and sharing your views here. And tomorrow we will continue with the same pitch. And आज जो बच गया है, केडिया जी का एक बहुत अच्छा सवाल है. कल इप्रीटी के डायरेक्टर और एफआरआई के साइंटिस्ट भी हैं. आपका क्वेश्चन हम जरूर उनसे पूछेंगे कि इस डायरेक्शन में वो लोग क्या कर रहे हैं. किसी व्यूअर का भी एक आया है अभी कि प्लीज पुट मिस्टर केडिया पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर CN पांडे इन टुमारो वेबिनार. तो भूपेंद्र जी हैं. भूपेंद्र जी जरूर हम रखेंगे आपकी बातों को. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हम लोग आज इन क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे कि कल के वेबिनार में उन क्वेश्चंस को पूछ लिया जाए. बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे चैट बॉक्स में सवाल हैं. कुछ सवालों को हमने कोशिश किया इंक्लूड करने के लिए. और कल भी एक अच्छा पैनल है और हम चाहेंगे कि सब लोग कल ज्वाइन करें. और इसके आगे की कड़ी हम ये मानते हैं कि 2 कॉन्क्लेव में हम एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ाने में कुछ दिशा में तो काम कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको मिशन को कंटिन्यू रखना होगा. और प्लाई रिपोर्टर ये प्रॉमिस करता है कि हम इस मिशन को कंटिन्यू रखेंगे. आप जैसे जो लॉरेंट पैनलिस्ट हैं उनके व्यूज को हम आगे बढ़ाएंगे ताकि कुछ सुधार हो, इंडस्ट्री को एक सस्टेनेबल टिम्बर मिले, फर्नीचर और पैनल इंडस्ट्री इंडिया का आत्मनिर्भर बने. तो थैंक्स ऑल द पैनलिस्ट. थैंक भगत जी एंड थैंक्स ऑल. सबको नमस्ते. Thank you very much. Thank you, Rajiv. Take care. Thank you. You all can connect casually. Now we have officially ended, formally ended. So till the people goes, you have still 2-3 minutes to be off. If you want to talk, you can. I have one question, Lakshman. Yes, sir. Mr. Kedia Saab was mentioning
that, you know, his demand, his capacity to produce, his capacity to export is very good. I know because, you know, before the plywood industries came, it is only these people who were doing everything for us. But unfortunately, these people were not loud enough to catch the government attention, and they remained as only, you know, small time people. So I personally feel that, you know, all the three, paper industries, plywood, and then the sawmill industries, they should come together first. See, for example, you know, all of you are, appreciating Melia Dubia. See, the industry wants 5 feet and above. So in most of the places, it will not reach 5 feet. Where a man gets 4 feet, then these anything less than 3, the pulpwood industry should take it. So 3 to 4, the timber man will take. 4 to 5 and above, the plywood people will take. So this particular species will have different dimensions and different uses. Then the farmer stands to gain. Sustainability means everybody's sustainability. It is not just only me. It includes all of you. And that means those 3 are also included along with the farmer. So we should give a serious thought about it. Number one. Mr. Parthiban want to add something. Sir, I think I'm sorry for the interruption, sir. In Tamil Nadu, for Melia Dubia, we have 3 different grades. 16 inches and above, we are paying the farmers 8,500 rupees per ton. Between 12 inches and 16 inches, we are paying 5,500 again for core veneer. 12 inches to core veneer. It's only 12 inches core veneer. Industry is doing it through contract farming. Anything less than 12 inches up to 2 inches, it is supplied to paper industry again with the contract farming for 20% blending. So this paper industry association contract farming is TNPL and Sheshai Paper Board. 12 inches and above up to 30 inches for core veneer. It is with the ply, century ply and ambi ply. Century ply takes from 12 inches to 16 inches with the 5,500 per ton. And 16 inches up to 30 inches, 8,500 per ton. And 30 inches and above, we fix it based on the sizes. Anything more than 30 inches, our log size goes to face veneer of 1 or 2 inches length. Anything less than 30 inches, 52 inches length, and up to 16 inches, we are paying 8,500. So the lowest inches are also taken in Tamil Nadu by some of the plywood industry. So we are request to all the industries in plywood India, the whole country, similar kind of rate has to be suggested so that the growers will be benefited. One that confidence is given to farmers, definitely it is going to rule the whole plywood industry. Thank you sir. Conclude करें इस आज के इस सेशन को. Just 1 minute only. Yes, I wrote one small paper. This year 6 hectare of eucalyptus consumes same water as a 1 hectare of paddy and wheat. Thank you. Good information. जितना पैडी और व्हीट पानी लेता है उतना ही यूकेलिप्टस भी लेता है. नहीं 6 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर का व्हीट एंड पैडी इक्वल टू 6 हेक्टेयर यूकेलिप्टस प्लांटेशन. ओके वेरी. लेकिन कुलकर्णी साहब का जो फैक्ट्स है, जो रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स आईटीसी का है, वो एग्री नहीं कर रहे हैं इस पॉइंट से. सर कुलकर्णी जी नहीं एग्री कर रहे हैं. ही इज एग्री.